नमस्कार दोस्तों, स्वागत है एक बार फिर से आपके अपने एजुकेशन चैनल एजुट्यूबर पर। तो दोस्तों, दिन ब दिन जैसे शिक्षा का स्तर बढ़ता जा रहा है, शिक्षा प्राप्त करने वाले अभ्यर्थी जो हैं वो बढ़ते जा रहे हैं, टीचर्स की जो ज़रूरत है वो बढ़ती जा रही है, वैसे वैसे जो योग्यता है, जो एलिजिबिलिटी है, वो भी नई नई जो है उसमें योग्यताएं ऐड हो रही हैं। उसकी एलिजिबिलिटी जो है किसी भी एग्ज़ाम के लिए वो भी बढ़ रही है दिन ब दिन। जैसे मैं आपको बताऊँ, आज से जो है 50 साल पहले ऐसा मैटर था जब 5वीं पास कोई भी अगर व्यक्ति कर लेता था, उस टाइम जो स्कूल होती थी वो केवल जिला स्तर पर या तहसील स्तर पर ही होती थी। हर गांव में 5वीं तो छोड़िए, पहली दूसरी को पढ़ाने वाला भी कोई होता नहीं था। तो उस टाइम 5वीं पास जो भी कर लेता था वो पटवारी बन जाता था, और 8वीं पास जो कर लेता था उस टाइम पे वो बन जाता था टीचर। लेकिन आज आप समझिए, कम से कम आपको 12वीं पास चाहिए, बीएसटीसी या डीएलएड की उसमें आपको आवश्यकता रहती है। लेकिन दोस्तों, इन जो ये सारा अभी जो समय चल रहा है जिसमें योग्यता बढ़ रही है, तो इसमें जैसे मैंने बताया कि कई सारी पात्रता परीक्षाएं जो एलिजिबिलिटी टेस्ट होती हैं वो भी बढ़ रही है। जैसे मैं आपको एग्जांपल बताऊं तो नेशनल एलिजिबिलिटी टेस्ट, जिसको नेट बोलते हैं दोस्तों, और दूसरा स्टेट एलिजिबिलिटी टेस्ट यानी कि जिसको सेट बोलते हैं। तो ये एक पात्रता परीक्षा है, किसके लिए? कॉलेज लेक्चरर के लिए। अगर मैं बताऊं तो बीएड अगर करनी है तो फिर पीटीईटी एक तरीके से पात्रता परीक्षा टाइप एक एग्जाम हो गया, एंट्रेंस एग्जाम हालांकि वो, तो कुछ ऐसी ही स्थिति उसमें है। हालांकि आगे जाके उसके लिए अलग से पात्रता परीक्षा टेट होती है, जिसे पहले आर टेट और अभी रीट बोला करते हैं, तो वो एक पात्रता परीक्षा ऐड हो गई। फिर मैं अगर थोड़ा और पीछे जाऊँ, बीएसटीसी की बात करें तो प्री बीएसटीसी एग्जाम होता है, और उसके बाद फिर टेट तो उनको भी पास करनी पड़ेगी। तो उसके अलावा टीचिंग के अलावा जो बहुत सारे पद होते हैं, जैसे एलडीसी हो गए, स्टेनोग्राफर हो गए, लाइब्रेरियन, फायरमैन वगैरह खूब सारे पद, विशेषकर आरएसएमएसएसबी जो राजस्थान कर्मचारी चयन बोर्ड है जयपुर में, वो जो पदों पे भर्ती कराता है, उसके लिए एक एग्ज़ाम और एक्स्ट्रा एग्ज़ाम जो है वो आयोजित कराने की बातें चली, जिसको सीईटी बोलते हैं दोस्तों, कॉमन एलिजिबिलिटी टेस्ट, मतलब कि समान पात्रता परीक्षा। तो ये कब हो सकती है और इसमें क्या क्या शर्तें वगैरह है? हालांकि ये बातें जो है वो 6 महीने पुरानी ज़रूर है, लेकिन दिसंबर तक का अल्टीमेटम अभ्यर्थियों ने दिया था सरकार को कि आप इसका जो है आयोजन के बारे में कुछ ऑफिशियल अपडेट लाएं, लेकिन अभी तक तो कोई अपडेट सरकार लाई नहीं है। तो देखिए, आज उसी के बारे में हम लोग बात करेंगे कि सरकारी महकमों की भर्तियों के विभिन्न मुद्दों को लेकर प्रदेश के युवाओं की ओर से लगातार सरकार को घेरा जा रहा है। इसके बाद भी सरकार पुरानी घोषणाओं को पूरा नहीं कर पा रही। इस साल सरकार ने बेरोजगारों के बढ़ते आक्रोश को लेकर 3 बार अलग अलग कमेटी बनाकर युवाओं को राहत देने का वादा किया, लेकिन 6 महीने गुजरने के बाद भी एक भी मुद्दे पर सरकार खरी नहीं उतर पाई। युवाओं की सबसे बड़ी मांग जो थी वो कॉमन परीक्षा थी, जिसे जो है हर भर्ती के लिए अलग अलग आवेदन नहीं लगाने पड़ते। सरकार ने घोषणा भी कर दी, लेकिन प्रदेश के 50 लाख शिक्षित बेरोजगारों को अभी भी सरकार की राहत का इंतजार है। बेरोजगारों का कहना है कि सरकार ने यदि दिसंबर महीने तक इसकी गाइडलाइन नहीं बनाई तो अगले 6 महीनों में होने वाली लगभग 66,000 पदों की भर्तियों के लिए अलग अलग आवेदन लगाने पड़ जाएंगे। तो दोस्तों, यहाँ स्पष्ट है कि हर एक भर्ती के लिए अलग अलग की जगह एक ही आवेदन जो है किया जाए, और उस एग्ज़ाम को अगर पास कर लिया जाए, जिसमें हर एक भर्ती के अकॉर्डिंग कुछ कुछ छोटी छोटी चीज़ें, छोटा छोटा सिलेबस ऐड कर दिया जाए, तो वो एक एलिजिबिलिटी एग्ज़ाम हो जाएगा सभी भर्तियों के लिए। तो बेरोजगारों का कहना है कि भाई दिसंबर तक आप कर दो, और सरकार ने अभी तक तो ऐसा कोई बड़ा अपडेट इसमें लाया नहीं है। तो देखेंगे कि ये किस भर्ती पे लागू होगा, क्या क्या इसमें जो है और ऑथेंटिक जानकारी वो भी देखेंगे। तो अपडेट में स्क्रॉल कर लेता हूँ, आप पूरी चाहो तो पढ़ सकते हो। देखिए, इसके अलावा जो वन टाइम रजिस्ट्रेशन, OTR जिसको बोलते हैं, वन टाइम रजिस्ट्रेशन मतलब एक बार पंजीकरण वाली जो सेवा है, वो भी आरपीएससी जल्दी शुरू करने जा रही है। तो फिर आपको जो डॉक्यूमेंट वेरिफिकेशन का जो बार बार का प्रोसेस होता है, सारे डिग्री डिप्लोमा के नंबर वगैरह ऐड करने का, वो नहीं करना पड़ेगा। तो ये आपको वहाँ पे एक एक्स्ट्रा छूट या यूँ का एक एक्स्ट्रा आपको लाभ जो है मिल जाएगा। तो देखिए, इसमें फिर भर्ती के लिए भी अलग से एक कैलेंडर भी बनाने की बातें चल रही है, जो कि मैंने आपको काफ़ी समय पहले भी बताई थी। तो देखिए दोस्तों, इसमें हम एक ऑफिशियल नोटिफिकेशन की ओर आ गए हैं, जहाँ देखिए विज्ञप्ति जो है वो 23 जून की है। तो तकरीबन 6 महीने हो चुके हैं, इसके बाद भी अभी तक इसमें सरकार ने कोई बहुत बड़ा कदम जो है नहीं उठाया। देखिए, राज्य में अधीनस्थ और मंत्रालय सेवाओं में भर्ती संबंधी कार्य राजस्थान कर्मचारी चयन बोर्ड द्वारा किया जाता है। अधीनस्थ सेवाओं के कुछ पदों पर भर्ती राजस्थान लोक सेवा आयोग द्वारा भी कराई जाती है। कभी कभी नियोक्ता प्राधिकारी द्वारा अधीनस्थ और मंत्रालय सेवाओं के पदों पर स्वयं के स्तर पर अथवा किसी अन्य भर्ती संस्था के माध्यम से भी भर्ती कराई जाती है। इन पदों पर भर्ती हेतु इच्छुक अभ्यर्थियों को
विभिन्न संस्थाओं द्वारा आयोजित भर्ती में प्रत्येक पद के लिए अलग अलग और कई बार आवेदन करना पड़ता है, जो कि इसके बाद अब नहीं करना पड़ेगा। इसके लिए क्या है कि देखिए, राज्य सरकार द्वारा सभी अधीनस्थ और मंत्रालय सेवाओं के गैर तकनीकी, देखिए नॉन टेक्निकल जो पोस्ट होती हैं, मतलब जो तकनीकी सेवाएं नहीं हैं, उनके अतिरिक्त जैसे JEN AEN जो होती है टेक्निकल पोस्ट होती हैं, तो इनके अलावा जो पोस्ट है नॉर्मल वाली, उन सब के लिए जो है वो सेट का या यूं कहे CET समान पात्रता परीक्षा कॉमन एंट्रेंस टेस्ट का जो है आयोजित किया जाने का निर्णय लिया गया है। तो देखिए सेट एग्ज़ाम जो है वो कई बार बच्चे पूछते हैं कि सर टीचिंग जो लाइन है उस पर भी ये लागू हो गया क्या। तो देखिए टीचिंग के लिए अलग से टेट टीचर एलिजिबिलिटी टेस्ट कराने का जो है निर्णय सरकार ले सकती है। 3rd ग्रेड के लिए तो ये पक्का ही आप समझिए। 2nd ग्रेड और 1st ग्रेड के लिए भी एक ऐसी पात्रता परीक्षा शायद ऐड कर दी जाए, तो आप बिल्कुल भी अचंभित मत होइएगा, क्योंकि सरकार जो है अब इसमें थोड़ा सा और इन सारी चीज़ों को टफ करने वाली है, थोड़ा सा इन सारी चीज़ों को जो है कठोर करने वाली। तो देखिए अधीनस्थ और मंत्रालय सेवाओं की गैर तकनीकी पदों की भर्ती प्रक्रिया में सम्मिलित होने के लिए समान पात्रता परीक्षा में भाग लेना अनिवार्य होगा। किसी भी अभ्यर्थी को अन्यथा पात्र होने पर इस परीक्षा में अर्जित अंकों के आधार पर ही किसी पद की भर्ती हेतु आयोजित की जाने वाली प्रतियोगी परीक्षा में भाग लेने हेतु पात्र माना जाएगा। स्नातक और उच्च माध्यमिक शैक्षणिक योग्यता के आधार पर अनुसूचित T और TT में उल्लेखित पदों के लिए पृथक समान पात्रता परीक्षा आयोजित की जाएगी। तो देखिए सारे टोटल ऑल ओवर एग्जाम्स का एक एग्जाम नहीं होगा, कुछ एक एग्जाम का एक ग्रुप बनाया जाएगा, ओके, वो एक जैसे एग्जाम है तो फिर उनको इसमें ऐड कर लिया जाएगा। तो देखिए समान पात्रता परीक्षा एक चरणीय बहुविकल्पीय प्रश्न पर आधारित परीक्षा होगी, जिसका जो है स्पष्ट दोस्तों मतलब है कि ये कोई RS या IS जो मेंस एग्जाम होता है उसकी तरह नहीं होगी। अब सद वाले जो ऑप्शन जो 4 आते हैं, वो जो प्रश्न होते हैं वो बहुविकल्पीय प्रश्न कहे जाते हैं, तो उसी बेस्ड पर ये एग्जाम होगा। देखिए समान पात्रता परीक्षा के नियमित आयोजन के मद्देनजर राजस्थान कर्मचारी चयन बोर्ड में एक विशेष प्रकोष्ठ का गठन किया जाएगा, जिसका प्रभारी राजस्थान प्रशासनिक सेवा का वरिष्ठ अधिकारी होगा, जो सीधे अध्यक्ष राजस्थान कर्मचारी चयन बोर्ड को रिपोर्ट करेगा। इस प्रकोष्ठ द्वारा केवल समान पात्रता परीक्षा के आयोजन का ही कार्य किया जाएगा। तो अलग से एक अनुभाग भी बनाएंगे जो केवल ये CET का आयोजन करेगा। अब देखिए अगला बिंदु कि कर्मचारी चयन बोर्ड द्वारा परीक्षा आयोजित करने के पश्चात सभी अभ्यर्थियों के अंकों को सार्वजनिक किया जाएगा। इस परीक्षा हेतु कोई न्यूनतम उत्तीर्णांक नहीं होंगे, बल्कि किसी पद विशेष भर्ती के लिए समय जो है उस परीक्षा में प्राप्त अंकों के आधार पर अभ्यर्थियों से आवेदन पत्र आमंत्रित किए जाएंगे। तो देखिए जो एक टाइप के एग्जाम्स हैं उन सब के लिए एक ये एग्जाम होगा, और इसके लिए कोई न्यूनतम मिनिमम पासिंग मार्क्स नहीं होंगे। जो ये जो कॉमन एलिजिबिलिटी टेस्ट है, ये एक जैसी जो भर्तियां हैं उनको एक टाइम करा के उनके जो टोटल पद हैं उनके ऊपर कितने जो है अभ्यर्थी आवेदन करते हैं, कट ऑफ जो है निकाली जाएगी। इसके लिए मिनिमम पासिंग मार्क्स जैसा वो सिस्टम नहीं लागू होगा, जैसे रीट या CTET में लागू होता है वैसा नहीं होगा। अब देखिए समान पात्रता परीक्षा में अर्जित अंकों की वैधता जो है वो 3 वर्ष रहेगी, अर्थात कोई भी अभ्यर्थी परीक्षा में एक बार अर्जित अंकों के आधार पर अन्यथा पात्र होने पर 3 वर्ष तक संबंधित पदों हेतु आवेदन का पात्र माना जाएगा। तो एक बार पास होने के बाद वो अगले 3 वर्षों तक जो है उस पद पर आवेदन हेतु जो है पात्र माना जाएगा, एलिजिबल माना जाएगा। तो जब भी अगले 3 वर्षों वो भर्ती दोबारा अगर आती है तो फिर उसी अंकों के बेस पे जो है वो एक बिना एग्जाम लिए नई मेरिट बन सकेगी, अगर वो 3 वर्षों में भर्ती दोबारा आती है। और देखिए कि इस परीक्षा में बैठने हेतु अवसरों की कोई सीमा नहीं होगी। आयु संबंधी और अन्य पात्रता के आधार पर कोई भी अभ्यर्थी अपनी रैंकिंग या फिर अंक सुधार हेतु कितनी ही बार समान पात्रता परीक्षा में भाग ले सकता है। जिस अवसर में अधिक अंक अर्जित करेगा उसे पात्रता हेतु गिना जाएगा। तो कितनी बार आप इसमें बैठ सकते हो, जिसमें आपके ज़्यादा नंबर बनेंगे वही आपके मान लिए जाएंगे। आगे देखिए कि समान पात्रता परीक्षा के लिए आयु और अन्य मापदंडों के संबंध में राज्य में प्रचलित आरक्षण प्रावधान लागू होंगे, क्योंकि फिर कट ऑफ बनेगी तो जाहिर सी बात है आरक्षण प्रावधान वाला मैटर रहेगा। समान पात्रता परीक्षा केवल एक पात्रता परीक्षा होगी तथा इस परीक्षा में अर्जित अंकों को किसी भी पद के अंतिम चयन की गणना में नहीं जोड़ेंगे, अर्थात केवल इस परीक्षा में शामिल होने अथवा उच्च अंक प्राप्त करने पर किसी भी अभ्यर्थी को पद पर चयन के संबंध में कोई अधिकार नहीं होगा। देखिए यहाँ एक और चीज़ ऐड हो गई, जो अब तक हमने सारी चीज़ें देखी, उसके अलावा एक और नियम ये भी है कि वो एक अलग एग्जाम जो है उसके लिए कंडक्ट शायद करवा दें, क्योंकि यहाँ से देखिए ये स्पष्ट है कि इसकी जिसमें आप इसमें
चाहे कितने ही नंबर बना दो, तो इसी बेस पे आप जो है आगे ये डिमांड नहीं कर सकते कि मुझे सिलेक्ट कर लो। तो फिर इसमें मिनिमम मार्क्स हो सकते हैं, अगर मिनिमम मार्क्स अगर नहीं हुए जैसे अभी हमने देखा, तो फिर इस एग्ज़ाम में पास किस बेसिस पे माना जाएगा, ये थोड़ा सा समय से जो है समझ से परे है दोस्तों। देखिए, क्योंकि जैसे इसमें कहा गया है कि आगे इसके लिए जो है हम अंक जो है गणना नहीं करेंगे किसी एग्ज़ाम की मेरिट बनाने के लिए, तो फिर अंक गणना नहीं होगी, तो फिर आप किस बेस पे जो है मेरिट बनाओगे, क्या फिर एक और एग्ज़ाम होगा? तो ये भी मैं समझता हूँ कि नियमों का विरोधाभास अगर आप इसे कह दो तो फिर ये गलत नहीं होगा। क्योंकि एक तरफ ये कह रहे हैं पासिंग मार्क्स नहीं है, मतलब क्या पासिंग मार्क्स नहीं है तो फिर इसी बेस पे मेरिट बनेगी, फिर तो यही बात हो गई। और दूसरी बात यहाँ ये लिखी गई है कि किसी भी पद के अंतिम चयन यानी कि जो फाइनल सिलेक्शन है उसके लिए इसमें नहीं गिनेंगे, तो फिर आप जो फाइनल मेरिट है वो किस बेसिस पे बनाओगे? बच्चे तो एग्ज़ाम देके चले जाएंगे, तो फाइनल मेरिट भी तो किसी बेस पे बनेगी। तो या तो इस एग्ज़ाम को भर्ती एग्ज़ाम की तरह रखो, या फिर इस एग्ज़ाम को एक पात्रता एग्ज़ाम जो रीट सीटेट वगैरह होता है उसकी तरह रखो। तो मैं समझता हूँ कि नियमों का थोड़ा विरोधाभास भी है, इसीलिए शायद इस एक CET जो एग्ज़ाम है इसके संबंध में थोड़ी सी देरी भी हुई। अब देखिए, जो ये तो खैर एक शॉर्ट सा नोटिफिकेशन है, ज़्यादा बड़ा नहीं है, तो इसमें हम कुछ ज़्यादा कह नहीं सकते, लेकिन जैसे इसकी विस्तृत विज्ञप्ति जारी होगी और उसके बाद ये कंडक्ट होगा एग्ज़ाम, तब पता चल पाएगा कि ये खाली पासिंग मार्क्स वाला एग्ज़ाम है कि चलो आपको इतने बनाने हैं बस, उसके आगे फिर हम अलग एग्ज़ाम लेंगे, 2 एग्ज़ाम होंगे, या फिर ये एग्ज़ाम जो है वो ड्यूअल होगा, जैसे रीट जो होती है रिक्रूटमेंट कम एलिजिबिलिटी एग्ज़ाम फॉर टीचर्स, तो वो है, या फिर केवल RTET जैसे होती थी राजस्थान टीचर एलिजिबिलिटी टेस्ट, मतलब उसको आप दो और फिर आप मेन भर्ती की अलग परीक्षा दो। तो देखिए, ये थोड़ा सा विरोधाभास भी यहाँ पर समझ आ गया। बाकी OTR के बारे में मैंने आपको बता दिया है। अब देखिए, संलग्न अनुसूचियों में वर्णित पदों की भर्ती में समान पात्रता परीक्षा का प्रावधान संबंधित सेवा के नियमों में करने और इसके नियम बनाने का कार्य कार्मिक विभाग द्वारा किया जाएगा, जिसके पश्चात इसका आयोजन होगा। तो देखिए, कौन कौन सी भर्तियां वो देख लेते हैं। इसके साथ एक और सारणी जो है वो ये है दोस्तों, देखिए आप जरा, जिसमें देखिए जिलादार, जूनियर अकाउंटेंट, TRA, टैक्स असिस्टेंट, डिस्ट्रिक्ट इंडस्ट्रीज ऑफिसर जो DIO जिसको बोलते हैं, और MI यानी कि मैनेजर इंडस्ट्रियल एस्टेट इंडस्ट्रीज इंस्पेक्टर वगैरह, ये सारे पद हैं। सुपरवाइज़र जो कि वुमेन एम्पावरमेंट के संबंध में होता है, फिर सुपरवाइज़र है। और देखिए, कोऑर्डिनेटर ट्रेनिंग, कोऑर्डिनेटर सुपरविज़न, डिप्यूटी जेलर, असिस्टेंट जेलर, पटवारी, पटवारी भी है देखिए इसमें। विलेज डेवलपमेंट ऑफिसर यानी कि आपके जो ग्राम सेवक का पद है, VDO जिसको बोलते हैं, वो भी इसमें एडेड है। हॉस्टल सुपरिटेंडेंट, मतलब जो हॉस्टल के जो अध्यक्ष वगैरह होते हैं उसका भी सेकंड ग्रेड का जो है पद है इसमें। तो ये सारे इसमें जो है पद दोस्तों जो है ऐड किए गए हैं। इसके अलावा देखें तो देखिए, ये CET फॉर सीनियर सेकेंडरी लेवल, तो वो जो था दोस्तों वो था जो है ग्रेजुएट लेवल, यानी कि जो ग्रेजुएशन यानी कि जो आप समझिए BA BSc BCom जो आप करते हो, स्नातक करते हो, तो उस स्तर पर कौन सी परीक्षाएं होंगी वो लिस्ट थी। अब देखिए, ये जो सूची है, ये जो लिस्ट है वो है सीनियर सेकेंडरी, मतलब 12th के पास जो एग्जाम्स होते हैं, 12th करने के बाद उसके संबंध में ये सारी चीज़ें, लेबोरेटरी इंचार्ज, फॉरेस्टर, हॉस्टल सुपरिटेंडेंट, और कलर सेकंड ग्रेड का है, फिर जूनियर असिस्टेंट का है, क्लर्क ग्रेड सेकंड, ये RPSC के द्वारा शायद कंडक्ट करवाया जा सकता है, तो ये भी है। और वो RSM SSB का है, क्लर्क ग्रेड सेकंड, चौथे नंबर वाला। और फिर देखिए LDC है, LDC का पद है जो पंचायती राज में होते हैं। और फिर जमादार का जो सेकंड ग्रेड का पद है वो है। तो ये सारे सीनियर सेकेंडरी के हैं, वो ग्रेजुएशन के, तो दोनों को ही इसमें रखा गया है। जैसे पहले पटवारी जो थे वो 12th पास बनते थे, अब ग्रेजुएशन में आ गए। VDO का भी ऐसा ही है, तो उसके अकॉर्डिंग जो है एग्ज़ाम कंडक्ट कराया जाएगा। देखिए, एग्ज़ाम तो होगा, लेकिन फिलहाल जो अपने VDO वाली भर्ती है, जो पटवारी वाली, इसमें तो ऐसा कुछ होने वाला नहीं है। इन नियर फ्यूचर जब भी कोई अगली भर्ती आएगी तो उस पर लागू होगा। अब ये थोड़ा सा नियम विरोधाभास जरूर है, जैसे अभी हमने पढ़ी सारी चीज़ें कि 2 परीक्षाएं होंगी या 1 परीक्षा होगी। पहला प्रश्न ये है। दूसरा प्रश्न ये है कि अगर 2 परीक्षाएं होती है तो चलो एक को पासिंग मार्क्स मानने पड़ेंगे तभी दूसरे में पहुंचेंगे, नहीं तो फिर तो सारे ही दूसरे में पहुंच जाएंगे, फिर तो क्या फ़र्क है। तो प्रीलिम्स और मेंस की तरह हो सकता है, तो फिर उसमें भी एक कट ऑफ निकलेगी और उसके आधार पे अगली एक एग्ज़ाम होगी, तो ऐसा भी पॉसिबल है। तो ये 2 एग्ज़ाम का एक करा रहे हैं, तो ऐसा तो मुझे कहीं लग नहीं रहा। बाकी देखिए, अब जो भी ऑफिशियल विस्तृत जो फुल नोटिफिकेशन आएगी उसके बारे में फिर जब भी आएगी तो हम बात करेंगे। तब तक के लिए दोस्तों धन्यवाद, नमस्कार।